बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले केमिकल नेचर ऑफ एटीपी एंड एनएडी की बात करेंगे। उसके बाद हम वाटसन क्रिक मॉडल जो है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एटीपी की बात करते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एटीपी कहते हैं, ये एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है, यानी कि इसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। अब इसके 3 पार्ट्स हैं और ये जो तीनों पार्ट्स हैं एक दूसरे के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं उनके ज़रिए से कनेक्टेड होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एटीपी है। तो इसके अंदर आपको 3 पार्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली बात कि ये देखें, ये इसके साथ ये जो लगी है ये बेस है, ये एडनिन है। तो एडनिन बेस है जो कि नाइट्रोजनस बेस होती है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये राइबोज है। और राइबोज क्या होती है, 5 कार्बन शुगर है। और इसके अलावा 3 फॉस्फेट्स इसके साथ अटैच्ड हैं। ये देखें 1, 2 और ये 3 फॉस्फेट्स इसके साथ अटैच्ड होते हैं। अब ये जो 2 कोवेलेंट, देखिए इनको 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं जो इनको आपस में जो है वो क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। देखें एक तो ये देखें, एक ये फॉस्फेट है ना, तो एक यहाँ पर है आपका। इसके बाद जो है इधर भी यहाँ पर जो है आपका जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स यानी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो कि इसको क्या करते हैं कि इसको अटैच कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। और एटीपी जो है ये क्या होता है कि ये एडीपी में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब एडीपी कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि जो इसका जो टर्मिनल जो बॉन्ड है ये वाला यहाँ से टूट जाता है। और फॉस्फेट, जिसको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं, वो, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो जो है उसमें जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और उसके साथ जो है एडीपी जो है वो क्या होगा, वो रिलीज़ हो जाएगा। अब इसमें जो है वो एटीपी जो है इसको हम क्या कहते हैं कि हम इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो एनर्जी करेंसी जब आप कहते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि असल में जैसे आपकी करेंसी काम आती है ना, आपके जो है वो कुछ भी लेना है, कुछ भी सर बॉडी को जो एनर्जी की ज़रूरत है तो उस एनर्जी को फुलफ़िल कौन करता है, एटीपी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं। अब एटीपी जो है ये बनता कैसे है कि जिस वक्त वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिस वक्त रेस्पायर हम करते हैं, रेस्पिरेशन होती है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है जब वो ऑक्सीडाइज़ करते हैं तो उससे जो है वो एटीपी जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो क्योंकि जो एनर्जी आपके पास आ रही है फॉस्फेट को एडीपी के साथ ऐड करने के लिए, वो तो ऑक्सीडेशन से आ रही है ना, तो जाहिर है कि जब आपने एडीपी में फॉस्फेट को ऐड करना है तो एनर्जी की ज़रूरत तो है ना। तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ऑक्सीडेशन से। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को कि जिसमें एडीपी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, फॉस्फेट को जो है ऐड करने के बाद एटीपी में, तो इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह देते हैं। अब मोस्ट जो एटीपी जो है ना सेल में, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें ये बनता है। अब जो है वो हम दूसरा जो है उसके बाद कर लें ज़रा, निकोटिनामाइड एडनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इसको हम NAD भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है, उसमें बेस कौन सी होती है, निकोटिनामाइड, शुगर और फॉस्फेट। ये इसको भी आप देख लें, ये देखें ये है आपका। तो ये आपके पास 2 जो है इसके अंदर क्या है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इसके अंदर आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो एक जो है न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें क्या है कि बेस जो है निकोटिनामाइड है, ये देख सकते हैं आप कि ये देखें ये वाला, ये आपका ये निकोटिनामाइड है, ये वाला, ठीक है, ये बेस है, इसमें निकोटिनामाइड है। और उसके अलावा इसके पास क्या है, शुगर और फिर ये फॉस्फेट। और जो दूसरा वाला है वो तो वही जो आपने पीछे एटीपी का जो किया है, उसमें क्या है कि बेस जो है उसमें क्या है, एडेनिन, या आप उसको अच्छी तरह पहचानते हैं, एडेनिन, ये जो है राइबोज और ये फॉस्फेट। अब ये जो दोनों जो होते हैं ना न्यूक्लियोटाइड्स, इनको जो चीज़ ज्वाइन करती है फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू है। ये देखें ये फॉस्फेट और ये फॉस्फेट, ये दोनों फॉस्फेट्स के ज़रिए क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जॉइन होकर डाई न्यूक्लियोटाइड जो है वो बना देते हैं। अब NAD जो है ये क्या है, कोएंजाइम है, और ये काम किसके साथ करता है, डिहाइड्रोजिनेसिस के साथ। अब डिहाइड्रोजिनेसिस के साथ किसके तौर पे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे। देखें डिहाइड्रोजिनेस करता क्या है, डिहाइड्रोजिनेस क्या करेगा कि वो जो मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, उसके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। उस हाइड्रोजन को NAD जो है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और ये चेंज किस में हो जाता है, जैसे NAD है तो ये NADH या फिर NADH2 भी हम इसको लिखते हैं, उसमें ये चेंज हो जाता है। यानी खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन खुद क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसकी रिड्यूस फॉर्म जो है NADH2 है। अब इसको ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए कि
कि ये जो है वो आपकी जो है वो बेसिस असल में मैटर करती हैं, बाकी दो पार्ट्स तो क्या होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो ये निकोटिनामाइड है, तो इसको बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ N जो है इसके ऊपर ये आपने पॉजिटिव चार्ज लगा देना। यहाँ पर अब आपने यहाँ से डबल बॉन्ड एक यहाँ और एक यहाँ लगाना, और इसके साथ जो है आपने ये इतना सा बस पोर्शन लगाना है, साथ डबल बॉन्ड O लगाएं और NH2 यानी अमीनो ग्रुप अटैच कर दें। और इधर जो एडनिन का जो है ये वही है ATP का ही जो आपने अभी पीछे भी बनाया था। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर वो उसी तरह से जो पोजीशन 1 और 3 के ऊपर जो है वो नाइट्रोजन अटैच्ड होती है, और यहाँ जो दूसरी 5 मेंबर्ड है इसमें ऑपोजिट जो आपकी है एक ये और एक ही आमने सामने जो है यहाँ पर नाइट्रोजन एक यहाँ और एक यहाँ होगी, और यहाँ पर इस पोजीशन में यहाँ पर क्या होता है NH2। तो आप इसको यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। डबल बॉन्ड्स को ध्यान में रखें, एक यहाँ बनेगा अल्टरनेट करके, बाकी एक पहला वाला बस याद रख लें, तो फिर आप दूसरे यहाँ लगाए तो जाहिर है कि फिर इधर यहाँ से आप इस तरफ को जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ छोड़ेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, और आगे डबल बॉन्ड नहीं लग सकता, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड बनाते हैं ना तो यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ मज़ीद नहीं लग सकता। सिर्फ यहाँ पर 5 मेंबर्ड में सिर्फ इस जगह पे एक डबल बॉन्ड लगता है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो हमने जो इसकी तो हमने बात कर ली है। अब हम इसके बाद जो है वो, और ये देख सकते हैं रिड्यूस फॉर्म इसकी क्या है NADH, और इसको हम NADH2 भी लिखते हैं। NAD की ये रिड्यूस फॉर्म है। अब जो नेक्स्ट जो हमने बात डिस्कस करनी है वो क्या, दैट इज़ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। अब 1951 में क्या हुआ कि अरविंद चारगाफ जो था उसने क्या फाइंड आउट किया कि जो नाइट्रोजनस बेसिस जो होती है ना DNA के अंदर, वो क्या करती हैं कि वो स्पेसिफिक रेशियोज़ जो हैं उनको शो करती हैं। और उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो अमाउंट जो एडनिन की जो होती है वो हमेशा थायमीन की अमाउंट के इक्वल होती है, और जो ग्वानिन जो है वो हमेशा जो है उसकी अमाउंट जो होती है वो साइटोसिन जो है उसकी अमाउंट के बराबर होती है DNA में। ये इसकी डिस्कवरी थी अरविंद चारगाफ की। इसके बाद जो है वो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल प्यूरिन्स देखें और टोटल पायरीमिडीन्स देखें तो उनके आपस में रेशो फिर क्या बनेगी, 1:1। कोई भी DNA ले लें उसमें ये रेशो बनेगी। अब इस कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चारगाफ रूल। अब उन दिनों में एक और भी बड़ी इम्पॉर्टेंट जो थी सामने पब्लिकेशन सामने आई, और वो क्या थी कि एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस थे DNA के, जो कि मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन ने किए थे। तब वो पब्लिश हुए, और उन्होंने सबसे पहले इस बात का क्लेम किया कि जो DNA जो है वो क्या है, वो डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स का क्या मतलब होता है कि वो डबल हीलिक्स मॉलिक्यूल है, और उसकी जो विड्थ जो डुप्लेक्स की है वो क्या है 2 नैनोमीटर्स, और जो उसकी लेंथ है वो क्या है 3.4 नैनोमीटर्स। यहाँ देख लें ज़रा, ये देख लें कि ये जो है इसकी विड्थ जो है ये क्या है कि ये यहाँ यानी विड्थ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है, ये 2, यहाँ हमने 1 लिखा हुआ है तो 1 ये हाफ को शो कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। और इतना ये बाकी का इसको भी आप लेंगे यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगी 2 नैनोमीटर्स। तो विड्थ इसकी टोटल जो है बनेगी वो कितनी 2 नैनोमीटर्स। और अब जो है वो अब ये इसमें देख लें कि विड्थ को तो आपने देख लिया कि वो कितनी है 2 नैनोमीटर्स, और लेंथ जो है वो हर टर्न में, ये एक टर्न है, जैसे सिंगल टर्न यहाँ से लेके यहाँ तक इसने क्या लिया, एक टर्न लिया है, ठीक है। तो हर टर्न में 3.4 जो है लेंथ जो है इसकी वो क्या होती है, नैनोमीटर जो है वो होती है। अब ये तो हमने टर्न को देख लिया। अब 1953 में क्या हुआ कि इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे ग्रेजुएट स्टूडेंट था फ्रांसिस क्रिक, और एक रिसर्च फेलो था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जेम्स वाटसन। इन्होंने प्रपोज किया फिज़िकल मॉडल ऑफ DNA, और इसको अब हम क्या कहते हैं, जो आप ये देख भी रहे हैं, ये वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ DNA कहलाता है। अब इस मॉडल के मुताबिक DNA जो है उसमें क्या होते हैं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट है। ये देखें, एक ये चेन और एक ये चेन, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो हैं वो क्या होता है DNA में प्रेजेंट होती हैं, और ये अटैच किसके थ्रू होती हैं, बेस पेयर्स के साथ। तो ये आप ये देख सकते हैं, एक ये एक बेस है और एक ये बेस है, ये बेस है, ये यानी बेस पेयर्स हैं, एक ये और एक ये मिलके क्या बनाएंगे 1 बेस पेयर, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 1 बेस पेयर। तो अब यहाँ इसकी डिटेल में भी आप देख सकते हैं कि ये बेस पेयर और ये बेस पेयर, तो ये बेस और ये बेस मिलके एक बेस पेयर बनाएंगे, फिर ये बेस और ये बेस मिलके एक बेस पेयर। तो ये बेस पेयर्स जो है इनके थ्रू जो है ये क्या होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें और भी आपने अच्छी तरह से रखनी है कि अब बेस पेयरिंग जो है
उस के लिए क्या होगा, ये जो 2 पॉलीन्यूक्लियर चेन्स होती हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, यानी कि एक चेन जो है वो क्या होगा कि जैसे ये वाली है, आप ये देख सकते हैं, तो ये 5 प्राइम एंड है ना इसका, और ये 3 प्राइम एंड है, तो ये 5 से 3 प्राइम एंड जो है उसकी तरफ अपवर्ड मूव कर रही है, यानी ऊपर की तरफ ही हूँ ऐसे, ठीक है। और जो दूसरी है वो क्या करेगी, मूव उसने भी ऐसे ही करना है 5 to 3, लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट हमेशा जो होती है ना वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ही होती है, लेकिन एक चेन जो है वो क्या होगा अपोजिट डायरेक्शंस में होती है, एक जो है वो डाउनवर्ड और एक जो है वो क्या करेगी, जो है अपवर्ड जो है वो मूव करती है। तो इस तरह से दोनों चेन्स जो हैं इनकी क्या इसका फ़ायदा क्या होता है कि दोनों चेन्स की विड्थ जो है वो कांस्टेंट रहती है, जो कि 2 नैनोमीटर्स है, वो चेंज नहीं होती है। अब ये दोनों चेन्स जो हैं ये हम कहते हैं कि ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल क्यों कह रहे हैं कि एक जो है वो अगर अपवर्ड जो है जो मूव कर रही है तो दूसरी क्या करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, तो हम कहते हैं क्या है, एक दूसरे के रन कर रही हैं, एंटी पैरेलल है। अब बेस पेयरिंग जो है वो इसमें बड़ी स्पेसिफिक होती है कि इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो एडनिन है, ये देख सकते हैं आप कि एडनिन किसके साथ पेयर बना रही है, थायमिन के साथ। अब ये स्पेसिफिक है, अब जहाँ पर भी एडनिन आएगी, यानी जैसे यहाँ आई है तो इसने थायमिन के साथ, या थायमिन अगर ले लें तो वो एडनिन के साथ, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयरिंग जो है वो बनाएंगे, यानी बेस पेयरिंग जो है वो क्या है, वो स्पेसिफिक है। दूसरा जो है वो ग्वानिन जो है, ये देख सकते हैं आप, ये ग्वानिन ये किसके साथ पेयर कर रही है, साइटोसिन के साथ। यहाँ भी आप ग्वानिन को देख लें किसके साथ पेयर कर रही है, साइटोसिन के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि बेस पेयरिंग जो है वो क्या है, स्पेसिफिक। तो आप इसको याद रखने के लिए 8 GC याद रख लें, ये देखें 8 और ये GC, इस तरह याद रखना, आपको याद रहेगा, यानी कि एडनिन थायमिन के साथ पेयर करेगी हमेशा, और जो है ग्वानिन जो है वो किसके साथ पेयर करेगी, साइटोसिन के साथ। अब ये जो बेस पेयर जो हैं इनको जो चीज़ आई, आप कोई बेस पेयर खुद ही खड़े थोड़ी रहेंगे, इनको कोई फोर्स चाहिए ना, कि जो कोई लिंक चाहिए कि जो इनको होल्ड करके रखे एक जगह पे, तो वो जो है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एडनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एक ये और एक ये। इस तरह से यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर भी एडनिन और थायमिन जो है ज्वाइन कर रही है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, देखो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, डबल बॉन्ड और है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है लिखना डबल बॉन्ड वगैरह। अच्छा, अब देखें कि जो साइटोसिन और ग्वानिन जो है उसमें जो है आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने 3 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ये देखें 1 2 और 3, इधर भी देख लें इनके दरमियान में 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पर वो प्रेजेंट है। अब ये यहाँ चंद एक बातें और भी बहुत अहम है याद रखने में, और वो ये है कि जो रेशो जो होती है ना 80, यानी कि एडनिन और थायमिन की, इन दोनों की, और साइटोसिन और ग्वानिन की, ये क्या होती हैं कि ये आपस में, यानी कि जितनी आपके पास एडनिन है उतने ही थायमिन होंगी, इनकी रेशो बराबर। अब बराबर भी क्यों होगी, यहाँ से आपको स्पेसिफिक बेस पेयरिंग से ही समझ आ रही होगी कि ये बराबर क्यों है, कि क्योंकि एडनिन ने क्योंकि हमेशा थायमिन से ही बॉन्ड बनाना है, तो इसका मतलब है दोनों क्या होंगे, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी तरह से जो साइटोसिन और जो ग्वानिन के दरमियान में जो रेशो है ये भी हमेशा क्या होती है, ये इक्वल होती है। क्यों, क्योंकि हमेशा साइटोसिन थायमिन के साथ, और थायमिन जो है साइटोसिन ग्वानिन के साथ, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयर करेगी, इसलिए इन दोनों की रेशो हमेशा क्या होगी, डीएनए में इक्वल होगी। लेकिन जो रेशो एडनिन और ग्वानिन की है, और वो और जो साइटोसिन और जो है ये ग्वानिन की जो है, एडनिन और थायमिन, और दूसरी चीज़ क्या है, साइटोसिन और ग्वानिन, अब इन दोनों के दरमियान में अगर हम रेशो देखें तो ये डिफरेंट हो सकती है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपके ये ज़्यादा हों और ये कम हो, किसी भी डीएनए के जो आप पार्ट ले रहे हैं, या किसी में ये भी हो सकता है कि ये साइटोसिन ग्वानिन ज़्यादा हो और ये कम हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों की रेशो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल होगी, वो क्या होगी, वो डिफरेंट होती है। तो यानी कि 80 to GC रेशो जो है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। अच्छा, अब जो हर टर्न जो है ना डुप्लेक्स की, उसमें कितने होते हैं, 10 बेस पेयर्स, यानी कि ये आपका टर्न है ना, ये वाला एक 1 टर्न, इसके अंदर कितने होंगे टोटल बेस पेयर्स अगर हम गिने तो वो कितने होते हैं, दे आर 10। तो 10 बेस पेयर जो है हर एक में जो है उसमें
प्रेजेंट होते हैं। अब दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन जो हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि अगर मैं आपको जस्ट ये वाली चेन दे देती हूँ ना, ये वाली एक साइड यानी कि, तो ये दूसरा जो होगा वो उसके क्या होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और अब आप इसका आप अगर लिखना भी चाहें तो बड़े आराम से लिख सकते हैं कि जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दी है ना आपको, जैसे मैंने ये दिया AC और ये G और ये T, ये दूसरी वाली आपके पास फ़र्ज़ कर लें कि आपको नहीं दी गई, एक चेन बस बताई गई है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है एडेनिन के साथ क्या आएगा, थायमिन। साइटोसिन है, इसके साथ क्या आएगा, ग्वानिन। ग्वानिन के साथ क्या आएगा, साइटोसिन। और जो है थायमिन के साथ क्या आएगा, एडेनिन। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आप एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, तो ये आप आसानी के साथ जो है इसको फिर ये लिख भी सकते हैं। अब जो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है लेंथ ऑफ DNA स्ट्रैंड में जब आप यहाँ से ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वो कोई भी जो है सीक्वेंस वो हो सकता है। तो कुछ भी, क्योंकि बहुत से काउंटलेस वेज हैं जिनमें जो है वो क्या करता है कि ये वेरी करता है, तो इसलिए कोई भी हो सकता है। लेकिन जो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होता है ना डिफरेंट स्पीशीज़ में या ऑर्गेनिजम्स या इवन इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें, वो क्या होगा, वो स्पेसिफिक होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन जो है उसमें क्या है कि जो जीन वो रीजन है DNA का कि जो किससे मिलके बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। अभी आपने देख लिया DNA किससे मिलके बना, न्यूक्लियोटाइड से ना, तो जाहिर है जीन जो है वो रीजन है उसी का ही है, DNA का। तो इसका क्या मतलब है कि DNA जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। अब जो जीन जो है वो असल में फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की, और हर जीन जो है उसमें क्या होती है कि स्पेसिफिक प्रोटीन को बिल्ड करने के लिए जो होती है वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। और इसमें क्या होगा, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि असल में जो इंस्ट्रक्शंस जो है हमारे इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हमारा आई कलर है, हमारा हेयर कलर है, या कोई भी और करेक्टरिस्टिक है, तो उसके लिए हमारी बॉडी जो है उसके अंदर स्पेसिफिक जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब प्रोटीन बनाने के लिए होता क्या है कि क्योंकि जीन प्रेजेंट कहाँ है, DNA में, तो सबसे पहले क्या होगा कि उस आप जो मैसेज लेना चाह रहे हैं, जो जीन का लेना चाह रहे हैं, वो आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, DNA से लेना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या होता है कि वो जो DNA के पास मैसेज प्रेजेंट है जीन के लिए, स्पेसिफिक कोई भी करेक्टर है, जैसे आई कलर है, हेयर कलर है, कोई भी है, वो सबसे पहले कॉपी होता है मैसेंजर RNA में। मैसेंजर RNA में कॉपी होगा, उसके बाद क्या होगा कि मैसेंजर RNA जो है वो क्या करता है, बनने के बाद न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और राइबोसोम्स को यूज़ करता है पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए। और वो फिर बाद में क्या होगा, जब वो पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी तो वो फोल्ड करेगा और वो कॉन्फ़िगर करके प्रोटीन जो है उसको बना देता है। तो जीन्स जो है उनके पास डेटा है, यानी कि सेल्स जो है उनको बिल्ड करने के लिए भी और मेंटेन करने के लिए, और वो इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करती हैं कि वो आगे जो इन्फॉर्मेशन जो है ये वाली ऑफस्प्रिंग जो है उस तक वो उसको ट्रांसफ़र भी करती हैं। तो ये जो आपने जीन के बारे में पढ़ा, तो इसने जो फंक्शन था इसका उसने कैसे परफॉर्म किया, सबसे पहले DNA का जो मैसेज था वो मैसेंजर RNA में कॉपी हुआ, जिसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और उसके बाद वो जो मैसेंजर RNA था वो क्या हुआ, जब वो न्यूक्लियस से बाहर आके साइटोप्लाज्म में जाता है और वहाँ राइबोसोम्स को यूज़ करके पॉलीपेप्टाइड बनाता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, ट्रांसलेशन। तो इस तरह से क्या होता है कि जीन का में जो मैसेज था वो कॉपी होके आपको क्या दे देता है, आपको बॉडी में प्रोटीन्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।